Hello students, welcome to another lecture in the series of circuit breakers. And in this lecture, we will discuss about factors affecting electric recovery voltage. ये जो आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेजेस हैं स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करती है उसके ऊपर भी कि आपका लोड टाइप कैसा है। अगर लोड और सिस्टम टाइप कैसा है, अगर तो लोड टाइप आपका अच्छा, अब आपका लोड और सिस्टम टाइप तीन डिफरेंट तरह का हो सकता है। आइदर इट कुड बी रेजिस्टिव, इट कुड बी इंडक्टिव, और ये आपके पास कैपेसिटिव भी हो सकता है। अभी ये बात मैं आपको बता रहा था कि आपको समझ आएगी कि उस वक्त आपका ये जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो क्यों इतनी आती है और इतनी क्यों नहीं होती। ये मैंने आपको कहा था कि मैं आपको थोड़ी देर बाद नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको ये बात समझना बहुत आसान होगा। जस्ट जस्ट इमेजिन कि ये आपके पास एक लो, ये आपके पास एक सर्किट डायग्राम है जिसमें आपके पास वोल्टेज है, ये लोड है, और ये सर्किट ब्रेकर लगा, और यहाँ पे करंट जो है वो आई लोड आई एल फ्लो कर रहा है। और इन दिस केस ये जो लोड है वो रेजिस्टिव लोड है। अगर ये रेजिस्टिव लोड है तो यू कैन इजीली इमेजिन दैट कि आई मीन द वोल्टेज एंड द करंट वेवफॉर्म विल हैव द सेम फेज एंगल। सो करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म का जो एंगल होगा वो सेम फेज एंगल होगा। I mean, their magnitudes can be different, but they must have the same phase angle because the load is of resistive type. सो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप आर्क क्विंचिंग कब होती है, जब आपका नेचुरल जो है ना वो जीरो पॉइंट आता है, नेचुरल करंट जीरो जिसको हम कहते हैं, उस पॉइंट पे आपकी आर्क क्विंचिंग होती है। अब नेचुरल करंट जीरो फॉर एग्जांपल इस पॉइंट के ऊपर आया यहाँ पे, और जैसे ही नेचुरल करंट जीरो आया इस पॉइंट पे, उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू क्या थी? उस वक्त वोल्टेज की वैल्यू भी वही थी जो कि आई मीन वो भी जीरो था। और वो जीरो क्यों था? बिकॉज इट इज द रेजिस्टिव लोड, और रेजिस्टिव लोड में आपको पता है कि जो फेज डिफरेंस नहीं होता वोल्टेज और करंट वेव फॉर्म में। सो अगर यहाँ पे जब आपका करंट जीरो हुआ, वहां पे आपका वोल्टेज का वैल्यू भी जीरो हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो जैसे ही करंट आपका जीरो हुआ या आपने क्विंच किया उसे, तो उस वक्त आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी जीरो थी। और इस वजह से ये जो रेजिस्टिव लोड होते हैं इसमें दोबारा आर्क की रीस्ट्राइकिंग के चांसेस नहीं होते। सो रेजिस्टिव लोड के केस के अंदर तो ये होता है। अब अगर हम बात करें इंडक्टिव लोड्स की, तो इंडक्टिव लोड की एग्जांपल जो पहले हमने डिस्कस की, जब हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि व्हाट आर दीज थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ द वोल्टेजेस, आई मीन एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज एंड द रिकवरी वोल्टेज। सो वहां पे हमने जो लोड टाइप कंसिडर किया था वो था उस वक्त इंडक्टिव लोड। यहाँ पे भी अभी दोबारा देख लें, इंडक्टिव लोड है। इसमें क्या है, इंडक्टिवली प्योरली इंडक्टिव लोड है, और इसके अंदर जो आपकी करंट की वेव फॉर्म है वो लैग कर रही है आपकी वोल्टेज को बाय 90 डिग्री। सो अगर हम इसको देखें कि अब हमारी आर्क क्विंचिंग किस पॉइंट पे हो सकती है, जब आपका जो करंट वेव फॉर्म है वो नेचुरल करंट जीरो से मूव करती है। अब ये नेचुरल करंट जीरो पे जब आई है तो उस वक्त क्या हुआ, हमने देखा इस वक्त आपकी आर्क तो क्विंच हो गई, लेकिन उस वक्त आपकी जो वोल्टेज लेवल थी वो क्या था, वो मैक्सिमम थी। तो ये वैल्यू जो है वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आ गया आपका। सो अब आपको समझ, अब इसमें देखें वहां पे जो जब आपने रेजिस्टिव लोड लिया था, तो जिस लेवल पे आपका ये करंट नेचुरल करंट जीरो हुआ था, वहां पे वोल्टेज की वैल्यू भी जीरो हो गई थी। सो देयर वॉन्ट बी एनी chances of occurrence of active recovery voltage and restriking voltage. But here in this case जब आपका करंट जीरो हुआ तो आपकी वोल्टेज की वैल्यू मैक्सिमम हो गई उस वक्त ना। सो दिस इज द वर्स्ट पॉसिबल केस दैट कैन अकर। और ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की इतनी ज़्यादा है, और अगर उसमें वहाँ पे कोई सिस्टम के अंदर कोई स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, तो इससे ऑटोमेटिकली आपके पास जो ट्रांजिएंट रिकवरी वोल्टेज है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट के आपका जो ब्रेकर है वो रीस्ट्राइकिंग मोड में जा सकता है। अच्छा, ये जो आपके पास फिर कैपेसिटिव लोड होते हैं, उसमें क्या है कि आपका जो करंट वेव फॉर्म है वो लीड कर रही होती है आपकी वोल्टेज की वेव फॉर्म को, या वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है आई मीन वो लैग कर रही होती है करंट वेव फॉर्म से। सो इस वजह से देखें कि वहां पे भी अगेन आपके पास जो एंगल डिफरेंस आता है वो आपका 90 डिग्री का ही आता है इन दोनों में। सो आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसका इम्पैक्ट तो नेगेटिव नहीं होता। आई मीन इट डोंट हैव एनी इफेक्ट ऑन द एक्टिव रिकवरी वोल्टेजेस। हाउएवर, in case of lagging, I mean inductive loads and capacitive loads, if there is any in the power system, then it has an adverse effect on the active recovery voltage, and it may result in transient recovery voltage, which ultimately, I mean, helps in restriking of the breaker contacts or the formation of the arc again.
So this is the difference between the three different type of the load type in case of active recovery. Now the point here is important is that so there must be for existence of any active recovery voltage there must be angle difference between the current waveform and voltage waveform. I mean here in this case when we are discussing about the extreme inductive case, so we know that there is an angle difference of 90 degree and there is a high value of the active recovery voltage. लेकिन देखें अगर आपका एंगल 90 डिफरेंस का नहीं भी है, फॉर एग्जांपल आपका जो लोड है प्योरली इंडक्टिव नहीं है, ऐसा इंडक्टिव लोड नहीं है जिसकी जो वेव फॉर्म है वो 90 डिग्री लैग करेगी आपके वोल्टेज से, आई मीन इंडक्टिव है लेकिन इतना बड़ा इंडक्टिव नहीं है। सो उसमें ये हो सकता है कि आपकी करंट और वोल्टेज वेवफॉर्म का जो डिफरेंस आए वो 30 डिग्रीज आए, वो 40 डिग्रीज आए। सो वट एवर द एंगल डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज वेवफॉर्म विच अल्टीमेटली लीड्स टू योर पावर फैक्टर। सो ये जो एंगल है ये डिटरमिन करेगा कि आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज कितनी है। अगर ये एंगल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, आई मीन कि वोल्टेज और करंट की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, दोनों के फेज डिफरेंस में जीरो, तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। सो इट मीन्स कि अगर आपने एक्टिव रिकवरी वोल्टेज ने सस्टेन करना है तो उसको एंगल डिफरेंस चाहिए। जितना ज्यादा एंगल डिफरेंस होगा अप टू 90 डिग्री उतनी ज्यादा आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की होने की पॉसिबिलिटी है। सो this is the one aspect, I mean power factor, which affects the active recovery voltage. There is another aspect which is known as effect of armature reaction. So effect of armature reaction, it also affects the active recovery voltage. How? Now you can see that the distortion caused by armature current. सो अब ये जो आपका आर्मेचर करंट है, जैसे ही आपको पता है कि इसमें चेंज आया, ये क्या करेगा कि ये रिड्यूस करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द जनरेटर। ये मैग्नेटिक फ्लक्स इनसाइड द जनरेटर क्यों रिड्यूस करता है स्टूडेंट्स, इसलिए करता है, आपको पता है कि अगर आप फॉल्ट आ गया और फॉल्ट के केस के अंदर आपको पता है क्योंकि थ्री फेज फॉल्ट है या सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट है, इन आइदर केस आई मीन योर जनरेटर विल ड्रॉ, नाउ द सिस्टम विल ड्रॉ मोर करंट फ्रॉम द जनरेटर. So when the system will draw more current from the generator, so because of that more current, there is a field develop or a flux develop inside the stator of a machine or the armature winding of a stator. So because of that flux, the field lines produced, and those field lines basically oppose the magnetic flux produced by the rotor of a generator. So these field lines that have been, developed due to the any change in the output of the generator or the fault, so they oppose the those field lines. That have been created by the rotor of the machine. So when this armature field lines, they oppose the field lines produced by the rotor of the machine. So resultantly, what happens is that the voltage drop. As a result, the internal EMF for the generator becomes lower during the fault. So इस वजह से क्या होता है कि जो internal EMF है वो जनरेटर का फॉल्ट के दौरान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये क्या आर्मेचर रिएक्शन है कि आर्मेचर ने रिएक्ट किया है आपकी जनरेटर की फील्ड को, और ये रिएक्ट उसने इसलिए किया है क्योंकि आपका जनरेटर इस वक्त ज्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है एज कंपेयर टू द स्टेडी स्टेट ऑपरेशन. सो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज इज मेनली डिटरमाइंड बाय द जनरेटर्स इंटरनल वोल्टेज. सो जनरेटर की इंटरनल वोल्टेज से ही हम डिटरमिन करते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेकर क्लियर द फॉल्ट. इफ द आर्मेचर रिएक्शन हैज वीकेंड द इंटरनल वोल्टेज, अगर आप आर्मेचर रिएक्शन रेजिस्ट कर रहे हैं और उसने उसकी इंटरनल वोल्टेज को ही वीक कर दिया है, सो देन राइट आफ्टर आर्क एक्सटेंशन, तो जैसे ही आपकी आर्क बुझेगी, द एयर बी अक्रॉस द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स विल स्टार्ट फ्रॉम अ लोअर वैल्यू. सो इस केस में फिर जो आपकी एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो क्या होगी, स्टार्ट करेगी एक लोअर वैल्यू से. एज टाइम पासिस एंड द जनरेटर फील्ड फ्लक्स रिकवर्स, सो जैसे ही टाइम पास करेगा और जनरेटर की जो फील्ड है वो अपनी फ्लक्स को रिकवर कर लेगा, द इंटरनल ईएमएफ फिर क्या हो जाएगा, उसका रिस्टोर हो जाएगा. कॉन्सिक्वेंटली द ARV ग्रेजुअली राइजेस टू नॉर्मल लेवल. सो अल्टीमेटली जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है, जब वो अपने आप को जनरेटर रिकवर कर लेगा तो उसके बाद एक्टिव रिकवरी वोल्टेज भी जो है वो भी रिकवर कर लेगी. सो जैसे ही आपका फॉल्ट आ जाता है उस वक्त क्या है कि आर्मेचर रिएक्शन डेवलप होता है. आर्मेचर रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जनरेटर की
जो इंटरनल वोल्टेज है वो ड्रॉप हो जाती है। उस इंटरनल वोल्टेज के ड्रॉप होने से आपकी जो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की वैल्यू है वो भी कम हो जाती है। लेकिन टाइम के साथ तो पास होने के साथ क्या है कि जनरेटर दोबारा रिकवर करता है, अपने इंटरनल ईएमएफ को रिस्टोर करता है, और जैसे ही आपको इंटरनल ईएमएफ रिस्टोर हो जाता है तो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज दोबारा अपनी प्री फॉल्ट वैल्यू पे वापस आ जाती है। ठीक हो गया। तो ये आर्मेचर रिएक्शन का उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज के ऊपर। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्टिव रिकवरी वोल्टेज में थर्ड फैक्टर जो है वो करंट सिमेट्री है। करंट सिमेट्री का मतलब ये है, देखें कि जब आपका फॉल्ट अगर होता है तो फॉल्ट के अंदर जो है एक वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं डीसी वैल्यू ना। और ये जो डीसी वैल्यू आती है, आई मीन टोटल करंट की वैल्यू एट द टाइम ऑफ द फॉल्ट इज इक्वल टू द प्योर साइनोसाइड एसी प्लस द डीसी वैल्यू। अब डीसी वैल्यू आने से होता ये है कि आपका डीसी आपको पता है कि किसी एक डायरेक्शन में आती है, और यूजुअली वो आती है आपकी पॉजिटिव की आपकी अपर राइट हाफ प्लेन में आता है। तो इससे होता ये है कि जब आप ये वैल्यू ऐड करते हैं इन अपर राइट हाफ प्लेन ऑफ एनी करंट वेव फॉर्म, सो आपकी जो वेव फॉर्म है वो शिफ्ट कर जाती है ऊपर की तरफ। देखें जैसे यहाँ पे आप देखें ना, अगर आप देखें आपकी वेव फॉर्म ये है, फॉर एग्जांपल इनिशियल वेव फॉर्म आपकी ये थी, एग्जांपल 0% एसिमेट्री। अब 30% एसिमेट्री पे क्या हुआ है, 30% एसिमेट्री पे देखें आपकी वेव फॉर्म जो है वो जीरो से ऊपर चली गई, यानी कि आपकी जो जीरो क्रॉसिंग और जो वैल्यू ऑफ जो आपकी वेव फॉर्म है उसका करंट की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, ज्यादा हो गई, वो डीसी के ऐड होने से। अब क्या है कि वो अपनी जो प्लेन है, प्लेन से अब दूर हो गया है थोड़ा सा, उसकी वैल्यू ज़्यादा एम्पलीट्यूड में ज़्यादा हो गई है। इसी तरह जब आप 50% पे जाएंगे तो यू विल फाइंड आउट कि आपकी जो वेव फॉर्म है वो अपनी ओरिजिनल जीरो क्रॉसिंग से और दूर हो जाएगी। तो इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नॉन सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, ये करती क्या है, ये बेसिकली लॉन्गर टाइम लगता है आपका जीरो क्रॉसिंग को अचीव करने का। और अगर लॉन्गर टाइम, क्योंकि पहले जो आपकी फॉर एग्जांपल वेव फॉर्म थी उसको यहाँ से यहाँ आना पड़ रहा था जीरो क्रॉसिंग को अचीव करने के लिए। अब जब आपकी फॉल्ट करंट आया है और फॉल्ट कराने से डीसी ऐड हुआ है, और आप अगर आप रेफरेंस आप इस केस में इसको बनाते हैं, तो अब आपकी वेव फॉर्म को यहाँ से यहाँ ट्रेवल करना पड़ेगा जीरो क्रॉसिंग के लिए। और इसी तरह अगर आपकी सिमेट्री और ज़्यादा बढ़ती है तो आपकी वेव फॉर्म को फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करना पड़ेगा जीरो क्रॉसिंग। अब जितना टाइम ज़्यादा होता है जीरो क्रॉसिंग को अचीव करने का, इतना ही ज़्यादा देर आपकी जो है वो आर्क एस्टेब्लिश होती है। जितनी देर आपकी आर्क एस्टेब्लिश होती है इतना ज़्यादा टाइम आपकी थर्मो आयनेमिक इफेक्ट और बढ़ता है, कॉन्टैक्ट्स आपके और ज़्यादा डैमेज होते हैं। सो इट मीन्स दैट कि जो करंट एसिमेट्री है, करंट की एसिमेट्री क्या करती है, नाउ इट टेक्स, अब आपकी जो आर्क एक्सटेंशन को क्या बढ़ जाता है, उसकी टाइम जो है वो बढ़ जाता है आर्क के एक्सटेंशन होने में, क्योंकि आपको जीरो क्रॉसिंग नहीं मिल रही होती। सो इसके बाद आपके पास कुछ सर्किट कंडीशंस भी हैं जो कि आपके आर्क रिकवरी वोल्टेज को अफेक्ट करती हैं। उनमें से क्या है, उनमें से एक है स्ट्रॉन्ग सिस्टम। स्ट्रॉन्ग सिस्टम अगर आपका है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग सप्लाई है और जनरेटर्स, और जो आपके पास इम्पिडेंस की वैल्यू लो है, सो फिर इस केस में एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो है वो स्ट्रांग होगी, और जो रिकवरी वोल्टेज है वो ब्रेकर के अगेंस्ट जो है बहुत जल्दी से डेवलप हो जाएगी इंटरप्शन के बाद। लेकिन अगर आपका वीक सिस्टम है, फॉर एग्जांपल वेयर द सोर्स हैज हायर इम्पिडेंस और थ्री और देयर आर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, द एक्टिव रिकवरी वुड बिल्ड अप मोर स्लोली। सो अगर आपका जो सिस्टम है वीक है, या जो सोर्स की वैल्यू है वो भी क्या है कि कम है सोर्स की वैल्यू, आई मीन एज कम्पेयर टू कि जैसे पहले मैंने आपको बताया कि सोर्स आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो रिजल्टेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, जब फॉल्ट अगर होगा तो जो वोल्टेज वैल्यू वहां पे अपीयर होनी है सिस्टम की आपकी एट द पॉइंट ऑफ सर्किट ब्रेकर ओपनिंग, वहां पे वो वैल्यू कम होगी, तो ऑटोमेटिकली आपका जो है रिस्पांस जो है बहुत आहिस्ता से आएगा, क्योंकि लेस वैल्यू ऑफ द सोर्स पे आपकी जो इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी इस वजह से। फिर इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस जो हैं वो भी क्या करते हैं, बहुत बड़ा इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर आपकी बड़ी वैल्यू के इंडक्टेंस और कैपेसिटर लगे हुए हैं सर्किट में, तो आपकी जो है वो एक्टिव रिकवरी वोल्टेज जो है वो स्लाइटली ज़्यादा बम्पी होगी। लेकिन अगर आपके इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो स्मॉल वैल्यू के लगे हुए हैं तो उसके अंदर जो हार्मोनिक्स हैं वो कम होंगे, तो ये भी अफेक्ट करते हैं एक्टिव रिकवरी वोल्टेज को। सिमिलरली ये जो ट्रांसफार्मर्स हैं,
their leakage reactance can smooth or delay the उनकी जो लीकेज रिएक्टेंस होती हैं उससे क्या होता है कि आपकी ये जो रिकवरी वोल्टेजेस हैं ये क्या हो जाती हैं, तो स्मूथ हो जाती हैं, और या फिर वो क्या होती हैं, डिलेट हो जाती हैं। अब इसके बाद we will discuss about the mathematical expression for active recovery voltage, the striking voltage, and solve few numericals regarding both of them. So I hope it is clear to you about factors that may affect the active recovery voltage. Thank you very much. Thank you.